हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपन ने अपना हेलोकेन का लेक्चर चल रहा था और उस लेक्चर के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन की बात कर ली। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे भाई? नोमेनक्लेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स कंपाउंड। आज जो बात करने जा रहे हैं हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स कंपाउंड्स। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। अब मैंने आपसे कल कहा था, मतलब जो अपना लेक्चर लगा था उसमें मैंने बात की थी कि नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है। उसका भी रीज़न है क्योंकि आपका 11th का बेस जो होता है यहाँ पे अच्छा नहीं होता। अगर आपको 11th के अंदर 11th का चैप्टर चलता है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके अंदर आपको नोमेनक्लेचर हर किसी कंपाउंड में पढ़ाए जाते हैं। अब विद्यार्थी क्या 11th का ध्यान देते नहीं है और उसको वो जो प्रॉब्लम है वो 12th के अंदर झेलनी पड़ती है। तो फिर भी मैं आपके लिए पूरा ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जानते हो नोमेनक्लेचर के लिए कम से कम 1 मंथ चाहिए भाई। 1 मंथ भी नहीं तो कम से कम 15 डे तो चाहिए नोमेनक्लेचर के लिए, अगर 2 घंटे की अगर क्लास लगाते हैं तो। फिर भी मैं चाहूँगा मैक्सिमम आपका नोमेनक्लेचर इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाए और आपको किसी प्रकार की नोमेनक्लेचर के अंदर कोई परेशानी नहीं है। सुनो तो बात, हम बात करें नोमेनक्लेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स कंपाउंड की। मैंने कहा था नोमेनक्लेचर 3 तरह के होते हैं। नोमेनक्लेचर जो हमारे पास आएंगे वो 3 कैटेगरी के अंदर आएंगे। एक तो अपने पास होता है कॉमन नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं सामान्य। इसी का दूसरा नाम होता है रूट नोमेनक्लेचर। रूट का मतलब क्या होता है कि ऐसे जो नाम जो उसके प्राप्त स्थल जहाँ से उसको प्राप्त किया गया वहाँ से दिए गए हो। जैसे आपने पढ़ा है फॉर्मिक एसिड, फोर्माइका यानी लैटिन वर्ड होता है, चीटी का जो लैटिन वर्ड होता है उसको फोर्माइका बोलते हैं और वहाँ से एसिड प्राप्त उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। पढ़ेंगे हम आएंगे जब, तो होता है कॉमन नेम, सामान्य नाम जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारे पास जो नेम होता है वो नेम होता है डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर। डेरिवेटिव बोलते हैं व्युत्पन्न नामकरण पद्धति। व्युत्पन्न नाम यानी ये होंगे जनक से बनाए हुए, समझ गए? जनक से बनाए नामकरण होता है कि जो जनक का नाम तो आएगा पीछे, उसका प्रतिस्थापी का नाम आएगा पहले, यानी पेरेंट चेन का नाम तो आएगा लास्ट के अंदर और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम आएगा पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम है हमारे पास वो अपने पास IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताओ इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, तो हम देंगे जो भी है। तो हमको 3 नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं। एक तो हमको पढ़ने कॉमन नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं सामान्य नामकरण, एक पढ़ना है हमको डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर और एक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर। कौन सा नोमेनक्लेचर? IUPAC नोमेनक्लेचर। मैंने कहा था कॉमन नेम और IUPAC नेम तो आप हर किसी कंपाउंड का दे सकते हो भाई। जितने भी ग्रुप है, चाहे आप एसिड की बात करो, अल्कोहल की बात करो, फिनोल की बात करो, ईथर की बात करो, आप एमीन की बात करो, एल्डिहाइड कीटोन की बात करो, आप अल्कोहल की बात करो, मैं कहूँगा एसिड की बात करो, एसिड डेरिवेटिव की बात करो, आप हर किसी कंपाउंड का कॉमन और IUPAC दे सकते हो। लेकिन डेरिवेटिव हर किसी कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता भाई। डेरिवेटिव जो नोमेनक्लेचर है हर किसी कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जो किसी पेरेंट से बनाए गए होंगे, जो किसी बनाए होंगे पेरेंट से। और मैक्सिमम जो डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक तो अल्कोहल में और एक पढ़ते हैं ईथर में। बता दूंगा ये क्यों पढ़ाया जाता है हमको। एक तो पढ़ेंगे हम अल्कोहल में और ये पढ़ेंगे ईथर में। भाई अल्कोहल ईथर में ये तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको, लेकिन साथ में कौन सा नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा हमको? डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर। और ये चैप्टर है तुम्हारे पास अल्कोहल, फिनोल, ईथर का, वहाँ मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। लेकिन मैं बात करूँ नोमेनक्लेचर की तो नोमेनक्लेचर आपके पास 3 ही आएंगे। एक तो कॉमन नेम, एक आपके पास आएगा डेरिवेटिव और एक अपने पास आएगा IUPAC। मैंने कहा था कॉमन और IUPAC आप हर किसी कंपाउंड का डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर एक तो हमको पढ़ना है अल्कोहल के अंदर और एक को पढ़ना पड़ेगा ईथर के अंदर। वो देख लेंगे जब आएगा चैप्टर। हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे एल्किल हैलाइड की, और एल्किल हैलाइड को 2 ही नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं। एक तो पढ़ेंगे अपन कॉमन और एक पढ़ेंगे अपन IUPAC नाम। कौन सा पढ़ेंगे? एक तो कॉमन नेम और एक पढ़ेंगे IUPAC नेम। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपकी जो कॉमन नेम है उसकी बात थोड़ी आगे लेके जाता हूँ कि पहले जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर की। हम जो पहले बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर, यानी सामान्य नामकरण प्रणाली क्या है, किस प्रकार कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। सामान्य नामकरण पद्धति में एल्किल हैलाइड का नाम किस प्रकार आप लिखोगे। यानी अगर आपको मैं कोई कंपाउंड दे दूं और पूछूं बताओ इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, तो आप किस प्रकार किसी एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम लिखोगे। तो उसके कुछ रूल होते हैं भाई आप किसी का भी नाम लिखो, नाम लिखने के कुछ नियम है। अगर आप नियमों को फॉलो करोगे तरीके से तो ही आप किसी कंपाउंड का प्रॉपर और सही नाम लिख पाओगे ना। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं नाम लिखने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? वो रूल को सही तरीके से अप्लाई नहीं करते, जल्दीबाजी करते हैं और मामला खराब हो जाता है। हमको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना जल्दीबाजी का, बिल्कुल तरीके से करना है, आपको सही नाम लिखना है बिल्कुल। तो हम जब बात करने जा रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कॉमन नोमेनक्लेचर की। देखो जब भी सामान्य नामकरण प्रणाली का नाम दिया जाता है
तो मैं कहूँगा दो ही चीज़ यूज ली जाती है, ओनली फॉर टू चीज़। मैं ज़्यादा आपको नियम समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को नाम सिखाना है आपको। नियम ना तो एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे, ना हमको लिखने हैं। हमको तो कोई कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड को हमको कॉमन नेम देना है, या आईयूपीएसी या जिसका डेरिवेटिव होता है उसका डेरिवेटिव। इसके अलावा हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप आईयूपीएसी नियम लिखो, और वो काम हमको करने भी नहीं। तो मैं कहूँगा जब भी आप किसी कंपाउंड का कॉमन नेम दोगे तो आपके पास दो ही चीज़ होनी चाहिए। एक तो आप पढ़ोगे प्रीफिक्स, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रीफिक्स, और एक हमको लगाना है सफिक्स। बस दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो बात करेंगे प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं निम पूर्व लघु, और एक हमारे पास हो सफिक्स, जिसको बोलते हैं निम अनुलघु। दो ही चीज डिटरमाइन करनी है हमको, प्रीफिक्स और सफिक्स। बात ये आती है सर प्रीफिक्स तो क्या होगा और सफिक्स क्या होगा। भाई सफिक्स से नाम लग रहा है अनुलग्न, यानी नाम के अंत में जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, और नाम के जो पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब यहाँ पे मैंने कह रहा हूँ कंपाउंड अपने पास क्या है, सी और एक्स, यही कंपाउंड। आप जानते हैं हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट होती है, प्रतिस्थापी होती है। क्या कोई क्रियात्मक समूह होता है क्या, नहीं होता। मतलब प्रीफिक्स का लगेगा नहीं लगेगा, ये तो प्रीफिक्स होगा हमारे पास, और ये क्या होगा हमारे पास, सफिक्स, यही तो होगा हमारे पास। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमको पढ़ना है कॉमन नेम। कौन सा पढ़ना है, कॉमन नेम। और कॉमन नेम में जब भी आप प्रीफिक्स यूज करोगे तो प्रीफिक्स लगाओगे आप हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या लगाओगे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इसको बोलते हैं निमे हाइड्रोकार्बन मूलक। बता दूंगा क्या होता है अभी। और सफिक्स हमारा परमानेंट होगा। भाई यहाँ पे बात ही हम हेलोजन की करेंगे, तो सफिक्स आप जो आप परमानेंट लगाओगे वो लगाओगे हैलाइड। बस ये ध्यान रखना है आपको। यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आएगा, ये अपने पास कॉमन नेम का फॉर्मूला भाई, कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल के अंदर अगर आप हैलाइड को ऐड कर दोगे तो आपके पास कौन सा नेम तैयार हो जाएगा, कॉमन। अब हैलाइड कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो Cl आएगा तो क्लोराइड लगा देंगे, Br आएगा तो ब्रोमाइड, I आएगा तो आयोडाइड, और F आएगा तो फ्लोराइड। समझ में बात। तो हैलाइड तो हमको लगाना है लास्ट में, लेकिन कौन से नेम के अंदर लगाना है, कॉमन। मैं बात आईयूपीएसी की नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉमन की। तो जब भी आपको कोई एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम दे तो पहले नाम के अंदर क्या लगा दोगे आप, हैलाइड। अब वो देख लेना आप फ्लोरीन है, क्लोरीन है कि ब्रोमीन है, आयोडीन, वो देख लेना आप। बात ये आती है यहाँ पे जाके कि सर ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल हम किसे कहते हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल और हैलाइड को जोड़ के जो नाम तैयार होता है उस नाम को बोलते हैं अपन कॉमन नेम। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नेम। ये नेम किसका लिखा रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड का। ये नहीं कि आप इसको एल्कोहल का समझाओ, एल्कोहल में कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ओल, मिथेनॉल चलता है ना, एल्कोहल लगा देंगे, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, वहाँ पे एल्कोहल लग जाएगा, इथर में इथर लग जाएगा, एसिड में लग जाएगा, ऐसे लग जाएंगे। जब आएंगे जब देख लेंगे हम उनको। तो मैं तो बात कर रहा हूँ एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड में सफिक्स तो आप लगाओगे हैलाइड, और प्रीफिक्स लगाओगे आप हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब मैं आपको बात समझाता हूँ हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है, ये समझ में आ जाएगा हमको। तो कॉमन नेम हम आज में जाएंगे, क्योंकि हमको दो ही चीज लिखनी है, एक तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल लिखना है और एक हमको हैलाइड लगाना है। हैलाइड तो हम देख के पहचान लेंगे कि क्लोराइड है कि फ्लोराइड है कि ब्रोमाइड है कि आयोडाइड, जो भी है। और एक लगाना है हमको हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो देखो भाई हाइड्रोकार्बन रेडिकल पहले क्या होते हैं वो समझाओ। हाइड्रोकार्बन रेडिकल को समझने से पहले, जब भी आप हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करोगे उसको समझने से पहले आपको 5 टर्म सीखनी होगी भाई। क्योंकि आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो रेडिकल है उसको प्रीफिक्स के रूप में काम ले रहे हो, यानी पूर्व लग्न के रूप में काम ले रहे हो। और जब भी कॉमन नेम हम जो लिखते हैं तो 5 पूर्व लग्नों का बेसिक रूप से उपयोग किया जाता है और खूब पढ़ाया जाता है आपको। एक तो होता है अपने पास नॉर्मल, एक अपने पास होता है आइसो, एक अपने बात करेंगे सेकेंडरी की, एक बात कर रहा हूँ मैं टर्जरी, और एक बात करेंगे नियो की। ये 5 प्रीफिक्स ऐसे हैं, इनको सारों को बोलते हैं अपने प्रीफिक्स। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये जो 5 प्रीफिक्स है हमारे पास नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्जरी, नियो, इन 5, ये पांचों क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, और वो भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल के। इन 5 प्रीफिक्सों का कॉमन नेम में बहुत रूप से मैं कहूँगा मैक्सिमम जो उपयोग है इनका ही किया जाएगा। अब विद्यार्थियों को नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्जरी, नियो का उपयोग करना नहीं आता, पता ही नहीं होता उनको कि नॉर्मल तो कब यूज करेंगे, कब हम आइसो यूज करेंगे, कब हम सेकेंडरी यूज करेंगे, कब हम नियो यूज करेंगे। तो देखो भाई आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि नॉर्मल कब लगाते हैं, आइसो कब लगाएंगे, सेकेंडरी कब लगाएंगे, टर्जरी कब लगाएंगे, नियो कब लगाएंगे। अगर आपको इनका उपयोग करने आ गया तो आपको जो मैं पढ़ा रहा था हाइड्रोकार्बन रेडिकल, क्योंकि मैंने कहा था कॉमन नेम 2 से मिलकर बनेगा, ये तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल और पीछे क्या जोड़ दोगे आप, हैलाइड। तो हैलाइड में तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम आएगी आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल में। और वो प्रॉब्लम जब नहीं आएगी जब आपको ये आते हैं नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्जरी और नियो। फिर मैं आपको रूल समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ नॉर्मल क्या होगा। देखो जब भी आप किसी का नॉर्मल
आइसो सेकेंडरी टर्जरी नियोनियम लिखोगे तो कम से कम कार्बन 3 होंगे, कम से कम कार्बन कितने होंगे 3, क्योंकि 2 का तो क्या बनाओगे आप, 2 को तो आप चाहे ए बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, बात तो एक ही है। तो 2 तो नहीं, कम से कम कितने होंगे 3। तो मैं कम से कम कार्बन स्टार्ट कर रहा हूँ 3 से भाई, कम से कम क्या 3, ये 3 कार्बन से कम की तो बात ही मत करना आप। देखो अगर 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन जानते हो ना, बिल्कुल सीधी श्रृंखला, कम से कम कार्बन होंगे 3 हमारे पास। अगर 3 कार्बन की बिल्कुल सीधी श्रृंखला है तो नाम क्या आगे लगाओगे आप, एन। N4 होता है नॉर्मल, एन को क्या बोलते हैं हम, इस एन को बोला जाता है नॉर्मल। N4 क्या होता है, नॉर्मल। जैसे मान लो मैंने दे दिया नाम आपको, ये वैलेंसी पूरी कर लोगे आप, 1 2 3 कार्बन 3 है, 3 को बोलते हैं हम प्रोप। सैचुरेटेड है तो नाम क्या लगाओगे, एन, प्रोपेन। अब बताओ स्टेट चेन है कि नहीं, स्टेट, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है और ये भी स्टेट, ये नहीं कि सर ये घूम गई ना भाई, लंबी से लंबी श्रृंखला तो ऐसे तो लोगे आप, तो तीनों स्टेट चेन में काउंट होंगे। ये नहीं कि सर घुमा दिया आपने तो स्टेट चेन नहीं होगी, ये भी स्टेट चेन है, ये भी स्टेट चेन है और ये भी स्टेट चेन है, तीनों ही एक सीधी श्रृंखला का पार्ट है। पर भाई जानते हो ना आईयूपीएसी नियम क्या होते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो तो पूरी श्रृंखला के अंदर ही काउंट होगी, जो बच जाती है ना बाहर उनको बोलते हैं अपन ये क्या सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापक जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साइड चेन। बात समझ में आ रही है। तो ये तो मेन चेन होगी, ये भी मेन चेन होगी, ये भी मेन चेन होगी, ये भी मेन चेन होगी। तो मैं कह रहा हूं अगर मान लो आपको ये दे दिया जाए 3 कार्बन की स्टेट चेन, तो 3 को बोलेंगे प्रोप, संतत इन, और प्रीफिक्स कौन सा लगाओगे आप इनमें से, मैं 3 की स्टेट चेन है तो जब भी स्टेट की बात करते हो नाम के आगे क्या लगाओगे, एन। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, एन, और क्या लिख दोगे फिर प्रोप, 3 कार्बन को लास्ट में लगा दो, एन नाम हो जाएगा इसका नॉर्मल प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मल प्रोपेन। जैसे आपने खूब पढ़ाई 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर, इसको क्या बोलते हो आप, 1 2 3 4, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है कि नहीं। जब भी 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो कम से कम 3 है, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, सीधी श्रृंखला हो तो पहले क्या लगाओगे, एन लगा दिया, काम खत्म। अब देखो आप 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे हम, ब्यूट, और संतर के लिए लगाएंगे एन, नाम हो जाएगा इसका एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको, वो पढ़ा होगा आपने, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। अभी देख लेंगे हम, टेंशन मत लो आप, सबको नाम लिखना सिखा देंगे। तो मैं कहूँ कम से कम कार्बन होंगे 3, अगर 3 या इससे ज्यादा कार्बन जितने भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन चैन होनी चाहिए स्ट्रेट। क्या होनी चाहिए, अगर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन, इसको ऐसे बना सकते हैं अपन, देखो कोई ये समझ लेगी सर ऐसा ही होगा, ये भी स्ट्रेट चैन ही है और ये भी स्ट्रेट चैन ही होगी भाई, ये सारी की सारी स्ट्रेट चैन है, ये कोई अलग नहीं है कि ऐसे घुमा दी ऐसे घुमा दी, भाई काउंट होगी ना, कैसे घुमाओ, प्रतिस्थापित नहीं होना चाहिए मुख्य चैन के बाद, ये ध्यान रखना आप। तो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जब भी स्ट्रेट चेन के अंदर आते हैं तो नाम से पहले जिस प्रीफिक्स का यूज किया जाता है उस प्रीफिक्स को बोलते हैं अपन नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर बता रहा हूं अगर कम से कम कार्बन 3 होंगे और एक स्ट्रेट चेन में होंगे तो नाम से पहले जिस प्रीफिक्स का आप यूज करोगे उस प्रीफिक्स को बोलते हैं अपन क्या, नॉर्मल। बात समझ में आ रही। अब मैं बात कर रहा हूं आइसो की। आइसो क्या होता है, देखो जी, जब भी आप आइसो की बात करोगे देखो क्या होता है, मान लो मैंने ये कार्बन ले लिया, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये कार्बन ले लिया, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, अगर मैं इस कार्बन को बॉक्स के अंदर बंद कर दूं तो इससे कोई भी हमारा कोई ग्रुप जुड़ जाएगा। जी जी जानते हो ना, कोई भी ग्रुप, अब चाहे एक्स जुड़े, चाहे OH जुड़े, चाहे OR जुड़े, चाहे OH जुड़े, कुछ भी कोई ग्रुप आएगा। जो इस कार्बन की बात कर रहा हूं, जिस कार्बन से मैंने बॉन्डेड किया इसको, अगर जिस कार्बन से 2 मिथाइल जोड़ दूं, एक मिथाइल तो ये जोड़ दिया और एक मिथाइल, समझ गए ना बच्चे, वैलेंसी आप हाइड्रोजन पूरी कर लो, CH3 बन जाएगा ये भी, और ये भी क्या बन जाएगा, CH3। अगर एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप इस रूप में जुड़े हुए हो, अगर एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अगर इस रूप में जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं उसको, आइसो। ध्यान रखना, बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहा हूं मैं इसकी, इस कार्बन से, इसको आप आइसो नहीं बोल सकते क्योंकि इस कार्बन से 2 मिथाइल थोड़ी दिख रहे हैं आपको, क्या इस कार्बन से 2 मिथाइल दिख रहे हैं क्या, नहीं, किस कार्बन दिख रहे हैं, इस कार्बन से 1 और 1 2, अगर एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको बोला जाता है आइसो। क्या बोलते हैं इसको, आइसो। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी छोड़ देता हूँ खाली कि कोई ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये देता, ये दे दिया मैंने, बच्चे बैलेंस पूरी कर लो क्या हाइड्रोजन से, ये लो, ठीक है, और पूछा बता उसका कॉमन नेम क्या होगा। अब ये स्ट्रेट चेन तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हैलोजन आ गया। अब देखो आप, एक कार्बन से कितने मेथिल है अपने पास, 2, अगर एक कार्बन से 2 मेथिल है तो पहले क्या लिखोगे आप, आइसो। अब कितने कार्बन है, 1 2 और 3 को क्या लिखोगे भाई, प्रोप। रेडिकल के नाम के अंदर लगाते हैं इल और एस को बोलेंगे हैलाइड, नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल हैलाइड। बताऊंगा इल कैसे लगता है, अभी तो बता रहा हूँ ना, अभी तो बेसिक की बात कर रहे हैं हम, फिर समझाऊंगा आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल और उसके बाद में हैलाइड, दोनों को जोड़ दो बन जाएगा हमारे पास कॉमन नेम। तो पहले मैं आपको प्रीफिक्स का यूज करना बता रहा हूं कि प्रीफिक्स कब यूज होगा। लेकिन मान लो, बात में मेरी, आपको आइसो मतलब क्या होगा, एक कार्बन से कितने मिथाइल जोड़ोगे आप, 2, आइसो हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं आपसे ये कहूं, सुना बात ध्यान से, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि आइसोब्यूटाइल
आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर बनाओ। किसकी स्ट्रक्चर बनाओ भाई? आइसोब्यूटाइल। आइसो बोलते तुम्हारे दिमाग के अंदर, सुना यहाँ समझा रहा हूँ भाई। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो आइसो बोलते तुम्हारे दिमाग के अंदर पिक्चर आ जाएगी। सर ने बताया था एक कार्बन से 2 मेथिल, तो पहला काम तुम्हारा क्या होगा? एक कार्बन से कितने मेथिल बना दोगे तुम? 2, और ऐसे फ्री वैलेंस छोड़ दोगे, हो गए आइसो। अब कितने कार्बन यहाँ पे? 1 2 3 आ चुके। हमको क्या दिया गया है? ब्यूटाइल। में ब्यूट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 4। अब बच गया 1 कार्बन। समझ में नहीं आता उस कार्बन को हम जोड़े कहाँ पे? भाई देखो ना, ब्यूट के अंदर 4 कार्बन होते हैं, हमने 3 बना दिए, अभी तक मेरे पास कितना कार्बन बच गया? 1। समझ में नहीं आ रहा कि इस कार्बन को हम जोड़े कहाँ। तो जब भी, सुनना बात ध्यान से, जब भी आपके पास आइसो नोमेनक्लेचर हो, यानी जब भी आप किस प्रीफिक्स का यूज करो? आइसो की। जब भी आप आइसो हो और अगर आपके पास 3 से ज्यादा कार्बन हो, 3 तो इसमें आ जाएंगे ना भाई, कम से कम 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए। जब भी आपके पास आइसो हो और कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा हो, तो जो रिमेनिंग कार्बन बच गया, यानी जो कार्बन आपके पास शेष है, वह हमेशा इस कार्बन से आगे लिखा जाएगा। यानी जिस कार्बन के ऊपर आपने फ्री वैलेंसी खाली छोड़ी है, उसके ऊपर ही उस कार्बन को जोड़ोगे। आपको उस कार्बन को पीछे नहीं जोड़ना है, बात समझ लेना ध्यान से। जब भी आपके पास आइसो हो और कार्बन 3 से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे ब्यूट आ गया, तो आइसो है, ब्यूट आ गया, कार्बन 3 ज्यादा हो गए, तो जो बच गया कार्बन, 1 कार्बन बच गया यहाँ पे, जो आपके पास 1 कार्बन बच गया, उस कार्बन को हमेशा फ्री वैलेंसी खा लगाओगे आप आगे, पीछे नहीं लगाओगे। कहोगे सर पीछे क्यों नहीं लगाएंगे? बता दूंगा। अगर आपने इस कार्बन को, जैसे यहाँ पे आइसो ब्यूट है, तो 3 तो हो गई है, तो ये बच गया 1 कार्बन बच गया, उसको खा लगाओ उस फ्री वैलेंसी के आगे, जोड़ दूँ यहाँ पे, और फिर डंडा छोड़ दोगे आप ऐसे। अब आप कहोगे सर आपने इस कार्बन को यहाँ क्यों नहीं लगाया? अगर आपने ऐसा कर दिया, बचने वाले कार्बन को अगर आपने पीछे लगा दिया, तो आइसो नहीं, किस में चेंज हो जाएगा भाई? सेकेंडरी में। किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंडरी। कैसे होगा अभी देख लेंगे, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आपको ब्यूटाइल, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। देख लो, देखो 1 कार्बन से 2 मेथिल है, चाहे अब इसकी देख लो, जैसे ये इसकी देख लो, 1 कार्बन से 2 मेथिल हो गया आइसो, 1 2 3 4 ब्यूट, और रेडिकल के लिए इल नाम हो जाएगा इसका आइसोब्यूटाइल। बात समझ में आ रही? तो ये तो बात की आइसो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर आपने पीछे क्यों नहीं जोड़ा? आप यहाँ भी तो जोड़ सकते थे। मैंने कहा था अगर आपने पीछे जोड़ दिया तो फिर आइसो नहीं, किस में चेंज हो जाएगा भाई? सेकेंडरी में। कैसे होगा? तो पहले मैंने आपको सिखाना पड़ेगा सेकेंडरी क्या होता है। सुनो, अगर मैं इस कार्बन को बॉक्स कर दूं, तो 1 कार्बन से 1 तो मिथाइल और 1 जोड़ते हम इथाइल। इथाइल जानते हो ना? देखो आप इसको, देखो आप, जिसको मैंने ऐसे किया, ये तो इथाइल हो गया और ये हमारे पास हो गया मिथाइल। अगर दोनों ही मिथाइल होते तो आप उसको बोलते आइसो, लेकिन अगर 1 मिथाइल है और 1 इथाइल है, उसको बोलेंगे आप सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब सोचो, अगर मान लो आप आइसोब्यूटाइल में, अब देखना बात ध्यान से, अगर मान लो आप आइसोब्यूटाइल में, तो आइसो पहले बनाते आप ऐसे बनाते। अब आपके पास बताइए कार्बन, और मान लो अगर आप पीछे जोड़ देते, बताओ ये बढ़ के आता ही नहीं आता, तो फिर आप आइसो नहीं, किस में चेंज हो जाता हो? सेकेंड। तो बात समझ रही है? जब भी आइसो बच्चे, अगर आपके पास कार्बन शेष रहता है, तो फ्री वैलेंसी खाना खाना है आपको, आगे पीछे नहीं लगाना। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ टर्जरी। टर्जरी बिल्कुल सिंपल है। 1 कार्बन से कितने मेथिल जोड़ोगे आप? 3। देखो आप, इस कार्बन से मैंने 3 मेथिल जोड़ दी इस प्रकार, इसको बोलेंगे आप टर्जरी। नियो बिल्कुल सिंपल है। 1 कार्बन से कितने कार्बन? 4 कार्बन है। देखो आप, अगर मान लो इसके आगे एक्स लगा दूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। नाम बताऊंगा, नाम तो कह दिया जाएगा। इसको बोलते हैं अपन क्या? नियो। 1 कार्बन से कितने कार्बन? 1 2 3 4। बात समझ में आ गई? नॉर्मल क्या होगा? कम से कम 3 कार्बन उसी स्टेट से। आइसो क्या होगा? 1 कार्बन के ऊपर 2 मेथिल, फिर भी अगर कार्बन बचने हैं तो फ्री वैलेंसी के आगे। सेकेंडरी क्या होगा? 1 कार्बन से 1 मेथिल 1 एथिल, बाकी जितने भी आगे लगाए दो। टर्जरी क्या होगा? 1 कार्बन से 3 मेथिल। नियो क्या होगा? 1 कार्बन से 4 मेथिल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये तो अपने पास हो गए 5 प्रीफिक्स। नॉर्मल हुआ, आइसो हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्जरी हुआ और नियो। अब नियम सुनो नामकरण। जब भी आप किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखोगे, तो मैंने आपको बताया था, एक तो आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और पीछे आपको ऐड करना है हैलाइड। क्या ऐड करना है? हैलाइड। अब बात करता हूं मैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल की। तो ये 5 प्रीफिक्स का यूज करना आपको आ गया हो, शायद नहीं आए तो फिर भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मेरे को समझ में नहीं आया कहीं। ले भाई, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात जो है वो 11 में पढ़ाई जाती है। मेरे को यहाँ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है इसको, फिर मैं बता रहा हूँ आप देखो। तो बात कर रहा हूँ मैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है, क्योंकि अगर हमको हाइड्रोकार्बन रेडिकल लिखना आ गया तो बस पीछे हैलाइड तो जोड़ना है, कॉमन नेम हमारे पास तैयार है। सुनो तो बात ध्यान से, जब भी आप हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करोगे तो पहले हमको बात करनी पड़ेगी हाइड्रोकार्बन की। भाई रेडिकल तो उसकी बात की चीज़ है ना, तो पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? पढ़ाया जाता है आपको 11 में। ऐसे ही होगी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होगी। किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। और कार्बन हाइड्रोजन कौन कौन बने होते हैं हमारे पास? एल्केन हुई, एल्कीन हुई, एल्काइन हुई, होती नहीं होती? एल्केन एल्कीन क्या पढ़ के आते हो 11 के अंदर? ये तीनों ही किसके पार्ट है? हाइड्रोकार्बन।
तो अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होगा, सुनना बात ध्यान से। अगर हाइड्रोकार्बन से सुनो ध्यान से बात, अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए, अब वो कुछ भी हो सकता है, एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन। अगर आप इनसे अगर H हटा के, अब आपकी इच्छा है आप H 1 हटाओ, 2 हटाओ, 3 हटाओ, 4 हटाओ, आपकी इच्छा है। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। अब आपकी इच्छा है आप 1 H हटाओ, 2 H हटाओ, 3 H हटाओ, 4 H, इससे तो ज़्यादा H होंगे भी नहीं। अगर आप हाइड्रोकार्बन से H हटा के, अगर आप हाइड्रोकार्बन से H हटा देते हो तो जो बनने वाली स्पीसीज है, अब वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 कितने हो सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन HC, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को हटा रहे हो तो बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और जब भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखा जाता है तो नाम के अंत में लगाया जाता है इल। क्या लगाते हैं, इल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, लेकिन बात समझ लेना ध्यान से, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर आप H हटा रहे हो तो जो बनने वाली स्पीसीज, उस स्पीसीज को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, इसको बोलते हैं अपन मीथेन, है ये हाइड्रोकार्बन। अब मान लो आपने इसमें से एक H हटा दिया, कितना हटा दिया, 1। जैसे आप एक H हटाओगे तो बताओ, देखो ध्यान से, मीथेन क्या होती है, ये होती है मीथेन। आपने एक H हटा दिया तो H के ऊपर जो चीज हटाएगा आपने, क्या आपने H यहाँ पे धनात्मक हटाया, मैंने बता दिया 3 होते हैं, एक H प्लस और एक H माइनस। आपने पूरा H हटाया, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। देखो मैं कहूँगा आप इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो H का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो मैं कहूँगा आपने हाइड्रोजन को उसको इलेक्ट्रॉन लेके भेज दिया। जब भी किसी बंद के इलेक्ट्रॉनों को अगर बराबर भागों में तोड़ते हैं तो उसे दिखाते हैं अपन हाफ एरो से। किसे दिखाते हैं, हाफ एरो से। और इस हाफ एरो को बोलते हैं फिशर रूप। क्या बोलते हैं इसको, फिशर रूप। जानते हो फिशर रूप क्या होते हैं, अगर किसी भी आप इलेक्ट्रॉन को हाफ से दिखा रहे हो उसको बोलते हैं फिशर। एक तो अपने पास होता है फुल एरो, देखो ध्यान से, एक तो अपने पास होता है फुल एरो और एक अपने पास होता है हाफ एरो। फुल एरो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन, और हाफ एरो मतलब कितने ट्रांसफर, 1। इसको बोलते हैं फिशर रूप। देखो आप, आधा इलेक्ट्रॉन जिसके पास भेज दिया, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो मैं कहूँगा यहाँ से H रेडिकल गया। अब H रेडिकल की बात करो चाहे H की बात करो, बात तो एक ही होती है। तो बताओ यहाँ से H जाएगा नहीं जाएगा। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, 4, 6, तो ये देखो आप, ये तो ऐसे कैसे रह गए। और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक H ले गया, एक कार्बन के पास, तो बताओ कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा सकते हो, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे डंडे से शो कर सकते हो, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को। तो मैं कहूँगा देखो C पे कितने H हो गए, 3, और एक इलेक्ट्रॉन क्या दिखा सकते हो आप, इस फ्री वैलेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी का मतलब जानते हो कि कोई एटम आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, साझा करेगा, किसका निर्माण करेगा भाई, बॉन्ड का। मैं कहूँगा इस बॉन्ड में इस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है, 1 है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। जो बन गई ना स्पीसीज ये वाली, कौन सी वाली, CH3 और फ्री वैलेंस, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब देखो क्या लिखेंगे, नाम के अंदर क्या लगाओगे, इल लगा दिया। कितना कार्बन, एक को बोलेंगे मैथ, तो बताओ इसको मिथाइल बोलते हो नहीं बोलते आप, इसको क्या बोलते हैं अपन, मिथाइल। बात समझ आ रही है, बाकी बात कल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता रहा हूँ बात, तो जब भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करोगे आप, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन से एक H हटा के आपको क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है भाई, एक H हटा के, एक H हटा दो, बनने वाली स्पीसीज क्या लगेगी, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। उसके नाम के अंदर क्या लगाओगे आप, इल, नाम हो जाएगा उसका हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है। और उसके नाम के अंदर अगर आप हैलाइड जोड़ देते हो, उसके नाम के अंदर क्या जोड़ देते हो आप, हैलाइड, तो नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम। जैसे मान लो मैं आपके सामने इसके अगर X लगा दूँ, तो देखो ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो गया, और ये X को क्या बोलोगे आप, हैलाइड, इसको क्या बोलोगे, मिथाइल, नाम हो जाएगा इसका मिथाइल। अगर मान लो आप Cl होता तो नाम क्या होता उसका, मिथाइल क्लोराइड, B होता ब्रोमाइड, I होता आयोडाइड। बाकी बात कल कर लेंगे हम कि क्या होता है, क्या समझाए। धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित।